हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स टीचर आरपी सिंह हूँ। मैं पिछले 6 साल से आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे फिजिक्स के कठिन से कठिन चैप्टर को बखूबी आसानी से समझ पाते हैं और मेरी यह कोशिश भी रहती है कि मैं उनको सरल तरीके से समझा सकूँ। तो अब बारी आपकी है और इसलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। पिछली क्लास में जो है हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे। ना उसमें जो है मैंने कुछ होमवर्क दिया था कि आप लोग जो हैं नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे उसको करके आएंगे। तो आई होप कि आप लोग ये करके आए होंगे। मैंने ये दिया था कि इन द फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इफ़ यू यूज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट द IV कर्व करेंट वर्सेस वोल्टेज कर्व इज एज शोन। ऐसा ही होता है। इफ वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर दिया हुआ है कि वर्क फंक्शन जो है फाई जो है दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। एस्टिमेट द पावर ऑफ लाइट यूज। पावर हमसे पूछा जा रहा है कि पावर जो है लाइट सोर्स का वह कितना है। एज्यूम एफिशिएंसी ऑफ द फोटो एमिशन, ईटा दिया हुआ है, एफिशिएंसी दिया हुआ है दैट इज गिवन एज 10 टू द पावर -3%, इतना दिया हुआ है ना। और ग्राफिकल चीज़ें में है, यहाँ पर देख रहे होंगे ये क्या चीज़ है, सेचुरेशन करंट दिया हुआ है IS दैट इज 10 माइक्रो एम्पियर, या इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10 टू द पावर -6 एम्पियर, या ये वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 10 टू द पावर -5 एम्पियर, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल VS दिया हुआ है दैट इज -5 वोल्ट, है ना। ये हमको गिवन है। तो एक चीज़ तो हमको अच्छा, हमेशा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। ग्राफ से हमको ये पता चलता है। यहाँ पर जो है हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, है ना, दैट इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये जो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वह 5 है, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। 5 वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यह कितना हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें तो ये वैल्यू जो होती है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वह कितना होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ये चीज़ हमको दिया हुआ है। तो वर्क फंक्शन जो है कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो EP हमको मिल जाएगा, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन मिल जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी जो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये जो है उधर चला जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन गिवन है, ये टोटल वैल्यू जो हो जाएगी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगी, है ना। ठीक है, अब जरा आते हैं यहाँ पे, हमको गिवन है ईटा, गिवन है ईटा कितना है, यहाँ से जो है एनर्जी ऑफ 1 फोटोन जो है हमको मिल गया, है ना। और वहाँ पर ईटा दिया हुआ है 10 टू द पावर -3%। तो जरा इसको देख लेते हैं। ईटा बराबर जो है वह कितना होता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एजेक्टेड पर सेकेंड, है ना। यही होता है अपॉन कितना होता है, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड, इंसिडेंट पर सेकेंड। इसका रेशियो ही जो होता है, इसका रेशियो जो होता है दैट इज इक्वल टू ईटा। इसको अगर हम, ये जो है इसको हम डिनोट कर दें किससे, NE से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड जो है दैट इज NE।
और ये जो है दैट इज NP, कितना है NP। तो हम ये इसका मतलब ये हुआ कि NE अपॉन NP दैट इज इक्वल टू ईटा, बट ईटा जो है परसेंटेज में दिया हुआ है ना। तो परसेंटेज में अगर लिखें तो यहाँ पर वैल्यू जो है हम क्या लिख सकते हैं कि NE अपॉन NP मल्टीप्लाइड बाई 100, this will be come out to be in percentage eta, and this value is given as 10 to the power -3। कितना दिया हुआ है -3। यहाँ पर समझ में आ रही बात। ईटा को परसेंटेज में लिखें तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा। तो ये वैल्यू दी हुई है कि परसेंटेज ईटा जो है वह 10 to the power -3 है, इसलिए NE जो होगा यहाँ पे अपॉन NP दैट इज इक्वल टू 10 to the power -3 अपॉन 100। इस 100 को इधर ले आए तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 to the power -5। यानी कि हमको क्या मिल गया कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एजेक्टेड पर सेकेंड एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, इनका रेशियो जो है दैट इज इक्वल टू 10 to the power -5। ये हमको यहाँ से मिला है ना। नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, इसकी वैल्यू जो है हम कैसे कैलकुलेट करें। तो NE को यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, गिवन दैट IS saturation current is 10 to the power -5 एम्पियर। कितना, यही तो दिया हुआ है। सेचुरेशन करंट कितना दिया हुआ है 10 to the power -5 एम्पियर। इसका मतलब ये है 10 to the power - कूलम पर सेकेंड, यही तो है करंट। लेकिन ये जो वैल्यू है IS, अगर ध्यान से देखें तो ये है क्या, चार्ज। अगर देखें तो चार्ज पर सेकेंड है ना, तो चार्ज जो है वह कितना है 10 to the power -5 है। तो टोटल चार्ज जो है, चार्ज दैट इज इक्वल टू कितना है 10 to the power -5 कूलम in 1 second। This is the total charge in 1 second, that is 10 to the power -5। एंड चार्ज को हम लोग लिख सकते हैं N मल्टीप्लाइड बाई NE, वेयर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, एंड NE जो है यहाँ पर, सॉरी ये जो है मैंने गलत लिखा, ये E है, ऐसे लिख लेते हैं। ये कितना है, नंबर ऑफ, यानी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू Q बराबर NE लिखते हैं ना। तो ये हो गया NE मल्टीप्लाइड बाई E, एंड दिस इज इक्वल टू 10 to the power -5, है कि नहीं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर देखें अगर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या NE हमको पता चल जाएगा यहां से, तो NE पता चल गया, दैट इज इक्वल टू 10 to the power -5 अपॉन E पर सेकेंड। ये पर सेकेंड है, चार्ज पर सेकेंड है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो NE है क्या, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। इतना आ गया। NP के बारे में बात कर लें। अब ये तो हम यहां पर लिख सकते हैं NE बराबर ये वैल्यू हम लिख सकते हैं। जरा NP के बारे में बात करें यहां पर, तो NP के बारे में अगर बात करेंगे तो NP कितना होगा। हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड that is given by NP and it is equal to IA lambda upon HC, and the value of IA, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं IA by HF, है कि नहीं। एंड IA क्या होता है, दिस इज पावर ऑफ द सोर्स, therefore NP can be written as power upon HF, and HF is energy of photon।
HF इज एनर्जी ऑफ फोटोन। तो यहां से एनर्जी ऑफ फोटोन जो है, यहां पर जो है ये वैल्यू हमको मालूम नहीं है, बट दिस वैल्यू इज गिवन, है ना। तो ये पावर अगर वॉट में हो तो इस एनर्जी को हमको ईपी दिया हुआ है। ईपी जो है दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हमने यहां से कैलकुलेट किया है। देखो देखो ईपी जो है एनर्जी ऑफ वन फोटोन दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। लेकिन यहां पर जो है, यहां पर वैल्यू जो है हमको एसआई यूनिट में रखनी होगी। एसआई यूनिट एनर्जी का जो है जूल है, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा किस में, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा जूल में। हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, या इसको हम लिख सकते हैं ई जूल। ये वैल्यू कितने के बराबर है, ई के बराबर ही तो है। तो हम इसको जो है, इसलिए एनर्जी ऑफ वन फोटोन दैट कैन बी रिटेन एज 7 ई जूल। बोलो, अरे ई की वैल्यू 1.6, मैंने इसको ई के रूप में एक्सप्रेस कर दिया, है ना। तो अब जरा हम लोग लिख लेते हैं, जो भी चीजें हमने फाइंड आउट करी हैं उसको हम अगर लिखेंगे तो क्या हमको मिलेगा। हमको क्या चीज गिवन है कि ईटा बराबर एन ई अपॉन एन पी। जरा एन पी यहां पर लिख लेते हैं यहां पर, इसलिए एन पी की वैल्यू जो है हम क्या लिख सकते हैं, P अपॉन EP की वैल्यू जो है दैट इज 7E। तो यहां पर हम Ne जो है, Ne कितना है, Ne की वैल्यू जो है इधर हमने लिखा हुआ था, फाइंड आउट किया था, Ne इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5E। तो इसको लिख लिए, है ना। Ne की वैल्यू 10 टू द पावर -5 अपॉन E एंड NP को जब हम लिखेंगे तो ये कितना आया है NP, दैट इज पावर अपॉन EP। तो इसको जो है हम अगर लिखे तो ईटा बराबर कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -5 बाई E मल्टीप्लाइड बाई EP अपॉन पावर, है ना। ये पावर है। अब सबकी वैल्यू रख लें, इसकी वैल्यू कितनी आई है, 10 टू द पावर -5 दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5 बाई E मल्टीप्लाइड बाई EP बराबर जो है 7E के बराबर है, 7 इंटू E अपॉन पावर वी हैव टू फाइंड आउट। तो E और E क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 10 टू द पावर -5 10 टू द पावर -5 से कैंसिल आउट। तो यहाँ पर हमको ये मिला कि 7/P इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट पावर इज इक्वल टू 7 वॉट, क्योंकि हमने सारी यूनिट जो हैं SI में रखी हैं, सभी फिजिकल क्वांटिटीज को SI यूनिट्स में हमने रखा हुआ है। तो पावर जो है दैट विल कम आउट इक्वल टू 7 वॉट। तो मैंने एक एक चीज जो है ओपन करके जो है इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया। आपको कहीं भी इसमें दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। चले इस क्वेश्चन को करें। अ फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन possesses सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ है किसका, फोटोन का और इलेक्ट्रॉन का। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, डी ब्रोगली, लेमडा डी ब्रोगली जो होता है डी ब्रोगली दैट इज इक्वल टू h/p, वेयर p इज मोमेंटम। p जो है दैट इज मोमेंटम, सॉरी p क्या है यहाँ पर, मोमेंटम है ना। तो फोटोन का अगर हम बोले तो फोटोन का जो है वह कितना होगा, अ फोटोन है एंड एन इलेक्ट्रॉन पोजेसेस सेम, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि लेमडा ऑफ फोटोन, है ना, इज इक्वल टू लेमडा ऑफ
lambda of electron. This is given. This implies that h by momentum of photon is equal to h by momentum of electron. मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ऐसा लिख सकते हैं, एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। अब जरा यहां पर जो है रेशियो किसका लिखा हुआ है, रेशियो किसका लिखा हुआ है, एनर्जी ऑफ फोटोन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अगर हम देखें तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज वी। वी जो है यहाँ पर ध्यान से देखें तो वी जो है दैट इज गिवन एज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी of electron is actually given by EE and that is equal to half into m into v square. This is the kinetic energy of electron. उसी तरह से अगर हम काइनेटिक एनर्जी फोटोन की अगर बात करें, यहाँ पर जो है अगर फोटोन की बात करें तो फोटोन की काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं, फोटोन का मोमेंटम पता है, फोटोन का मोमेंटम जो है अगर हम P देखें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं हम कि एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी जो होता है इन जनरल काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली हाफ mv स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m, यही एक्सप्रेशन होगा। और बट m स्क्वायर v स्क्वायर दैट इज मोमेंटम p स्क्वायर बाई 2m। तो मोमेंटम जो है वह क्या लिखा जा सकता है, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द मोमेंटम। या काइनेटिक एनर्जी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमको काइनेटिक एनर्जी ही चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर जो है अगर हम तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम यहाँ पर देखें क्या चीज़ रेशियो दिया हुआ है, एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन जो है दरअसल दिया हुआ है कि इट इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन हम क्या लिख सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इज एक्चुअली मोमेंटम ऑफ फोटोन दैट इज p स्क्वायर बाई 2m, है ना। बट मोमेंटम ऑफ फोटोन जो है वह हम कितना है, मोमेंटम ऑफ फोटोन बट p फोटोन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, बोलो। तो देखो ये कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है EE, हमको EE बाई EPH लिखना है। E अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन, अगर ये हमको रेशियो चाहिए तो ये कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर, है ना। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन जो है, अगर एनर्जी की सिंपली हम बात करें, हम ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ से इतना करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज इक्वल टू कितना हम लिख सकते हैं, h बाई hc बाई लेमडा। बट h बाई लेमडा जो है दिस वैल्यू इज रिटेन एज मोमेंटम ऑफ फोटोन इनटू c, है ना। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कैन बी रिटेन एज मोमेंटम ऑफ फोटोन इनटू c, बट मोमेंटम ऑफ फोटोन जो है दैट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो है EPH जो लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज इक्वल टू P इंटू
pH मतलब फोटोन की जगह पे मोमेंटम ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन लिख लें इंटू सी, एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एम वी इंटू सी। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो यहाँ पर जो है हम क्या लिख सकते हैं, एम वी इंटू सी। तो वी एम ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा, वी अपॉन टू सी। कितना हो जाएगा, v बाई टू सी। तो इस तरह से हम इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके इस रेशियो को जो है हमको लिखना होता है। आप जब देखेंगे बाकी किसी को भी लिखने की कोशिश करेंगे तो जो रेशियो है इसी का आएगा, इतना उसका नहीं आएगा। तो टू सी बाई वी आया है, ये v बाई टू सी आया है, तो ये वाला होगा, ये नहीं होगा, बाकी भी नहीं होंगे। आप करके एक बार देख लेंगे। चलिए इसको करें। आई होप आपने इस क्वेश्चन को किया होगा। अ चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट ऑफ मास एम नॉट इज प्रोजेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस एट टी इक्वल्स टू 0, है ना। मान लेते हैं कि इधर जो है वाई एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, इधर हमने मान लिया। एट टी इक्वल्स टू 0 पर जो है इसको जो है फ्रॉम ओरिजिन विथ अ वेलोसिटी वी नॉट, एक वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू वी नॉट। इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से यहां तक एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है ना, ई वाई जो है दैट इज ई नॉट इंटू जे कैप, ऐसे हम लिख सकते हैं, है ना। तो वाई एक्सिस के अलोंग जो है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑल्सो एग्जिस्ट। अच्छा, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के अलोंग। इसको ऐसे बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई है और ये एक्स है ना, एक्स और वाई है। यहाँ पर जो है ऐसे पार्टिकल को जो है क्यू नॉट पार्टिकल को ओरिजिन से ऐसे प्रोजेक्ट किया गया विथ स्पीड वी नॉट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इधर है, ई एक्स जो है दैट इज इक्वल टू ई नॉट इंटू आई कैप, है ना, ऑल्सो एग्जिस्ट। देन द टाइम एट विच डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू, है ना। हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू जो है इसकी, तो एक बात तो हमको ये समझ में आनी चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स जो होगा इधर लगेगा, एफ एक्स। वी इधर है, फोर्स इधर लगेगा, एंड फोर्स जो होगा दैट इज क्यू नॉट इंटू ई नॉट। कितना होगा, क्यू नॉट इंटू ई नॉट होगा ना, ये फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स है, ये कांस्टेंट फोर्स है। क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। अब यहाँ पर जो है अगर हम ध्यान से देखें तो इनिशियली जो है इस पार्टिकल का ये जो आपको दिया हुआ है ना, यहाँ पर ये जो चीज़ दी हुई है ये गलती से आया है, दैट इज एक्स एक्सिस। कितना है, एक्स एक्सिस है। समझ में आई बात, वह एक्स एक्सिस दिया हुआ गलती से वहाँ पे आ गया है। तो इसका जो है ये जो सिचुएशन है, वी नॉट भी इधर ही है, बट वी नॉट कब है, टी इक्वल्स टू 0 पे। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम लिख सकते हैं। क्या हमको लिखना है, यूनिफॉर्म, देन द टाइम एच इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी इनिशियली हम लिख लेते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ इनिशियल एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, एट टी इक्वल्स टू 0
t इक्वल्स टू 0, है ना। लेमडा आई जो होगा हम लिख सकते हैं h अपॉन मोमेंटम, और मोमेंटम जो होगा m नॉट, और इनिशियली इसकी स्पीड जो है कितनी है, v नॉट है। दिस इज द इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। अब यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि किसी टाइम t पर इसका मोमेंटम जो है, अच्छा मोमेंटम वही रहेगा कि टाइम के साथ चेंज होता जाएगा। चूंकि फोर्स है तो फोर्स है तो इसकी स्पीड जो है, एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, इसकी स्पीड बढ़ेगी, बट एक्सेलरेशन जो है दैट इज कांस्टेंट। और हम ये भी जानते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, है ना, मान लेते हैं कि कितना होगा, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स जो है वह कितना है, Q नॉट इंटू ई नॉट अपॉन मास जो है दैट इज मास ऑफ चार्ज पार्टिकल दैट इज m नॉट। दिस इज द एक्सेलरेशन एंड इट इज कांस्टेंट। ये कैसा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इनिशियल स्पीड दी हुई है, तो किसी टाइम t पर v एट एनी टाइम t कैन बी रिटन एज u प्लस at, एंड u गिवन है, u कितना गिवन है, v नॉट प्लस यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है q नॉट e नॉट m नॉट इंटू t। तो t टाइम पर इतनी स्पीड हो गई, तो क्या डी ब्रोगली वेवलेंथ लिख सकते हैं। देयरफॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ at any time t can be written at which क्या गिवन है, वेवलेंथ जो है दैट ऑफ पार्ट बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल, at which it is half of the initial। तो यहां पर जो है मोमेंटम हम लिख लेते हैं एट एनी टाइम, डी ब्रोगली वेवलेंथ एट एनी टाइम t कैन बी रिटेन एज h अपॉन मोमेंटम एट टाइम t, एंड मोमेंटम एट टाइम t कैन बी गिवन एज h इंटू m नॉट इंटू यहाँ पर मोमेंटम जो है दैट इज v एट t। तो ये जो है h अपॉन m नॉट और v एट एनी टाइम t इज एक्चुअली v नॉट प्लस q नॉट इंटू e नॉट अपॉन m नॉट इंटू t। तो यहाँ से अगर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं, देयरफॉर लेमडा एट एनी टाइम t कैन बी गिवन एज h अपॉन m से मल्टीप्लाई कर दें तो m नॉट v नॉट प्लस कितना हो जाएगा, q नॉट e नॉट इंटू t। दिस इज द मोमेंट, दिस इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एट एनी टाइम t। और बोल रहा है कि इस टाइम t पर, है ना, लेमडा t जो है दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लेमडा एट t इक्वल्स टू 0, लेमडा नॉट, है ना। तो लेमडा t जो है h अपॉन m नॉट v नॉट प्लस q नॉट इंटू e नॉट इंटू t दैट इज इक्वल टू हाफ, और लेमडा नॉट की वैल्यू जो है हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से h नॉट अपॉन m नॉट, हाफ h अपॉन m नॉट इंटू v नॉट हो गया। तो h और h तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से हमको ये मिलेगा कि q नॉट इंटू ई नॉट इंटू टी इज एक्चुअली 2m नॉट v नॉट माइनस m नॉट v नॉट बराबर m नॉट v नॉट, एंड देयरफॉर t इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे, m नॉट v नॉट अपॉन q नॉट e नॉट। This is the time at which the de Broglie wavelength becomes half of the initial wavelength। तो देखें इसको कौन सा आंसर होगा, ये होगा।
अब हम लोग बात कर लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। किसकी? एटॉमिक स्ट्रक्चर। है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग मेनली जो है स्टडी करते हैं बोर्स एटॉमिक थ्योरी को, और बोर एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमको एक्सप्रेशन, जो फॉर्मूला याद होने चाहिए, दैट इज द रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट and it is given by Rn, that is equal to R1 multiplied by ये जो है n स्क्वायर बाई जेड, और ये वैल्यू जो है एंगस्ट्रॉम होती है, एंड R1 जो होता है दैट इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। है ना, ऐसे हम लिखते हैं। उसी तरह से स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट that is given as Vn and that is equal to ये V1 multiplied by Z by N, ये मीटर पर सेकेंड में होता है, एंड V1 जो है that is equal to 2.18 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड होता है ना। ये कांस्टेंट जो V1 है उसकी वैल्यू 2.18 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये सब चीज़ें आपको मालूम है, बट फिर भी एक बार जो है हम लोग इसको रिकैप कर लेते हैं। स्पीड के बाद हम लोग एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, है ना, दैट इज गिवन बाय En एंड इट इज given by E1 into Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी लिखते हैं तो -E1 लिखते हैं, और यह वैल्यू जो होती है E1 की वैल्यू जो होती है E1 इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना लिखते हैं? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अच्छा, यह जो एनर्जी है यह कैसी एनर्जी है? ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी, है ना। तो टोटल एनर्जी वो हो गई। तो और कौन सी एनर्जी है फिर? टोटल होने का मतलब कि काइनेटिक एनर्जी भी है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को जोड़ने पर हमको ये टोटल एनर्जी मिलती है। तो ये जो है न्यूक्लियस होता है बोर ऑर्बिट में प्लस Ze, है ना। उस पर चार्ज कितना होता है न्यूक्लियस पर? प्लस Ze, दिस इज Ze। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना, जिसका मास जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो यहाँ पर अगर मान लें कि न्यूक्लियस से इस ऑर्बिट की दूरी जो है अगर r है, इतना है r है, एंड हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोर्स हाइपोथेसिस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, और मान लेते हैं कि यह स्पीड कितनी है? v है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर इसकी लिखें तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा दैट इज इक्वल टू हाफ mE_v²। ये मैं जो लिख रहा हूँ कन्फ्यूजन है क्या? सिंपली ऐसे लिखो, En बराबर -13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है। और इसी वैल्यू को हमने क्या बोला? E1 बोला, या E1 जो है ऐसे लिखो, ये माइनस हटा दो और यहाँ पर वैल्यू दे दो, है ना, -13.6। समझ में आई बात? क्यों होता है? वो निगेटिव ही होती है। क्यों होती है ये बात तो मालूम है ना। निगेटिव होने की वजह से ही यहाँ पर ये जो वैल्यू, ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है बोर ऑर्बिट, जो हमने बोर ऑर्बिट का जो हाइपोथेसिस है या उसके पोस्टुलेट के अनुसार जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, है ना, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब तक यह घूमता रहेगा, जब तक रिवॉल्व करता रहेगा अपने ऑर्बिट में, उस टोटल एनर्जी में कोई कमी नहीं आती है।
है ना, और यह एनर्जी निगेटिव में है, यानी कि जीरो से भी कम है, जीरो से भी कम है, और चार्ज पार्टिकल है ये। पोटेंशियल एनर्जी इसका लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन आर, यही तो लिखते हैं, यही लिखते हैं ना। तो लेकिन Q1 Q2 जो है ये साइन के साथ हम रखते हैं, विथ साइन, है ना। साइन Q1 Q2 को किसके साथ रखेंगे? साइन के साथ, है ना। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखना चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? के न्यूक्लियस पर चार्ज कितना है? ZE प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ZE लिख लिए, इनटू Q2 जो है इलेक्ट्रॉन है और इस पर चार्ज कितना होता है? निगेटिव, तो माइनस E लिख लिए, अपॉन R। तो ये कितनी वैल्यू हो गई? माइनस KZE स्क्वायर बाई R। दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी माइनस KZE स्क्वायर बाई R। बोलो, तो यहां पर जो है ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अच्छा, यहां से अगर पोस्टुलेट देखें तो ये भी होता है कि ये यहां पर जो है अगर फर्स्ट पोस्टुलेट देखें तो उसमें जो है क्या बोला जाता है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज कितना होता है? mv स्क्वायर बाई r। तो यहां पर इक्वेशन हम क्या लिखते हैं कि mv स्क्वायर बाई r इज एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? KZE स्क्वायर बाई r स्क्वायर होगा ना। तो यहां से हमको ये r कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दे तो यहां पर क्या आ जाएगा? हाफ। यानी कि अगर ध्यान से देखें तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? KZE स्क्वायर बाई 2r, यानी कि यह वैल्यू हो जाएगी KZE स्क्वायर बाई 2r। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो टोटल एनर्जी जब जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगी? ये En के बराबर आएगी। बट यहां पर ध्यान से देखें, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं? तो ध्यान से देखें तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी लिख लेते हैं। टोटल एनर्जी इज एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? KZE स्क्वायर बाई R, नहीं सॉरी 2R, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है? निगेटिव है, KZE स्क्वायर अपॉन R। यही है, ये वैल्यू बड़ी है, ध्यान से देखो, ये वैल्यू बड़ी है, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस KZE स्क्वायर अपॉन 2R। तो ये टोटल एनर्जी इतनी हो गई, है ना। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस KZE स्क्वायर बाई R, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? KZE स्क्वायर अपॉन 2R। तो ध्यान से देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल। मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी, है कि नहीं? और पोटेंशियल एनर्जी अगर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ग्रेटर देन द टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ग्रेटर देन द टोटल एनर्जी। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी जो है वह पोटेंशियल एनर्जी का आधा है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, है ना। और इसी ये जो टोटल एनर्जी जो है वह कितनी आ रही है? माइनस KZE स्क्वायर बाई 2R, और इसी की वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यह वैल्यू जो है इसकी वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो होती है -13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर
इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। ये सब चीज़ें तो मालूम है। अच्छा, एक चीज़ जो है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो है ऐसे लिख लेते हैं, ये n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, n बराबर 4 है। n बराबर 1 में कितनी एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी? यहां पर लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पर लिख लेते हैं टोटल एनर्जी। यही लिखेंगे ना, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी n बराबर 1 में इतना होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6। n की वैल्यू कितनी रख दे 1, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी हमको मिलेगी वह कितनी होगी? यहाँ पर -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी भी एलिमेंट के लिए जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, वह एटम जो है Z² के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में टोटल एनर्जी जो होगी फर्स्ट ऑर्बिट या ग्राउंड स्टेट में, दैट इज -13.6 Z²। इसमें जो होती है वैल्यू वह आ जाती है -3.4 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से n बराबर 3 में -1.51 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n बराबर 4 में दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी -0.85 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी जो वैल्यूज जो है हमको याद होनी चाहिए, ये वैल्यूज जो है हमको याद होनी चाहिए। अब काइनेटिक एनर्जी लिखना हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या, टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड होता है, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू को लिख ले। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 13.6 Z², 3.4 Z², यहाँ पर 1.51 Z² एंड दिस इज 0.85 Z²। और पोटेंशियल एनर्जी क्या इस टोटल एनर्जी का दुगुना होता है? यस। तो यहां पर कितना हो जाएगा, -27.2 Z²। इसको देखें तो -6.8 Z², और इसको देखें तो दैट विल बी कम आउट टू बी 3.02 Z², एंड दिस विल कम आउट टू बी कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.7 Z², है ना। अब डिफरेंस की बात करें अगर, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिफरेंस होता है, एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, दैट इज 10.2 Z²। यहां से लेकर के यहां तक की जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, यहां से लेकर के दैट इज 12.09 Z²। सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है। उसी तरह से अगर हम यहां की बात करें, यहां से लेकर के यहां तक का, है ना, ये डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू 12.75 Z²। उसी तरह से अगर हम यहां से लेकर के यहां तक की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर करें, n बराबर 2 से n बराबर 3 तक के लिए, तो n बराबर 2 से n बराबर 3 के लिए जो एनर्जी डिफरेंस होता है कितना है, यहां पर देखें अगर तो ये 3.4 है। n बराबर 2 के लिए है ना, कितना है, 3.4 -3.4, और ये कितना है, -1.1। तो ये जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1.89 Z², है ना। और ये जो वैल्यू होती है, ये वाली, ये वैल्यू जो होती है, यह वैल्यू जो होती है दैट इज 0.66 Z²। और यहां पर ये वैल्यू लिख लेते हैं, यहां से लेकर के यहां तक यह वैल्यू जो होती है दैट इज 2.55 Z²। और सब डिफरेंस जो है हमने लिख लिया। तो इतनी चीज़ें जो हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इतनी चीज़ें जो है हमको याद होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए।
कुछ और चीज़ें हैं, उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जो है क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन कीजिए। अ फोटोन रेडिएटेड फ्रॉम हाइड्रोजन करेस्पॉन्डिंग टू सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज याद है, ट्रांजिशन कहाँ पे होता है लाइमन सीरीज में? लाइमन सीरीज में ट्रांजिशन जो होता है n बराबर 1 में होता है। तो अ फोटोन रेडिएटेड फ्रॉम हाइड्रोजन करेस्पॉन्डिंग टू द सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन का मतलब n ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? n बराबर 3 से n बराबर 1 में ऑफ लाइमन सीरीज इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ हाइड्रोजन लाइक एटम x इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब जरा ध्यान से, हमको पता है कि अगर ये n बराबर 3 है और ये n बराबर 1 है और H एटम के लिए बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है n बराबर 3 से कहाँ पे आ रहा है? n बराबर 1 में। तो यह हम जानते हैं कि फोटोन को एमिट करेगा एंड द एनर्जी ऑफ दिस फोटोन इज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट माइनस फर्स्ट स्टेट। हम लिख सकते हैं यहाँ पर, हमको अगर ध्यान दें तो इसका n बराबर 1 का होता है माइनस, डिफरेंस है, डिफरेंस अगर हमको याद हो तो यह वैल्यू जो होती है n बराबर 3 से n बराबर 1 के बीच में, दैट इज 12.09 जेड स्क्वायर, और 12.09 जेड स्क्वायर होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिफरेंस जो होता है वह कितना आता है? 12.09 जेड स्क्वायर, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी? 1। इसलिए यह वैल्यू जो होगा जेड की, यानी कि यह वैल्यू जो होगा दैट इज इक्वल टू 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जो फोटोन यहाँ से निकला ड्यू टू द डी एक्साइटेशन ऑफ एटम, द एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड इज इक्वल टू 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अगर लाइमन सीरीज में हमको सेकेंड लाइन मिलेगा तो मालूम है इतना। तो यहां पे जो है बोल रहा है कि अब यह फोटोन जो है कोई एक्स एटम है ना, जो कि यह कहां पे है? यह जो है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है, यानी कि n बराबर 3 में है। यह एक्स एटम जो है वह कहां पे है? n बराबर 3 में है। और इसको जो है यह फोटोन की एनर्जी जो EP है दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस, यानी कि 12.09, कितना है? 12.09। यह एनर्जी लिया और यह किसी nth ऑर्बिट में एक्साइट कर गया। इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया? n में, किसी nth ऑर्बिट में। तो पूछ रहा है कि यह nth ऑर्बिट क्या होगा और यह x एटम जो होगा वह क्या होगा। यहाँ पर जो यह इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है वह कहाँ पे चला गया? एक्साइट हो गया फ्रॉम थर्ड स्टेट टू n में। तो यह एनर्जी जो एब्जॉर्ब किया वह कितने के बराबर किया? इतने के बराबर ही तो किया है ना। मतलब हम अगर ध्यान से देखें तो दिस एनर्जी En, है ना, माइनस E3 इज एक्चुअली एनर्जी ऑफ E3 माइनस E1, और ये H एटम के लिए है और यह जो है X एटम के लिए है। यह इक्वेशन समझ में आया है? जितनी एनर्जी यहाँ से हमको मिली उतनी एनर्जी इस X एटम ने क्या लिया? अपने एक्साइटेशन के लिए यूज किया, एब्जॉर्ब किया। और जब एब्जॉर्ब किया तो ये कहाँ, तो यानी कि यहाँ से यहाँ जब इलेक्ट्रॉन गया तो कितना एनर्जी जो है एब्जॉर्ब किया होगा? E3, मतलब En ये हायर स्टेट है, ये लोअर स्टेट, तो En माइनस E3 इतना ही किया है कि नहीं? तो और यह एनर्जी ऑलरेडी जो है इसके बराबर है। तो एक बात हम अगर देखें ध्यान से, इसको यहाँ पर देखें अगर, तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है, एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी जो हम लिखते हैं दैट इज माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर,
होगा, बोलो। तो एनर्जी ऑफ H एटम इन nth स्टेट कितना हम लिख सकते हैं? EH है ना, और ये जो है कितना लिख सकते हैं? -13.6, और ये कितना हो जाएगा? 1/n²। कितना हो जाएगा? 1/n²। इतना लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। अब अगर ध्यान से देखें, किसी दूसरे एटम के लिए लिखें, है ना, किसी भी दूसरे एटम के लिए मान लो कि उस एटम का जो है उस थर्ड स्टेट, अगर कोई स्टेट है, ये n स्टेट है ना, यहाँ पर जो है n स्टेट है, तो फर्स्ट स्टेट में जो होगा E1 जो होगा वह कितना हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, कितना चला जाएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी ऑफ H एटम इन ग्राउंड स्टेट। एनर्जी ऑफ H एटम इन ग्राउंड स्टेट होगा। अब इतनी एनर्जी ये तो हाइड्रोजन के लिए है। हीलियम के अगर केस में देखें तो अगर देखो हीलियम के लिए लिखें तो अगर हम चाहते हैं कि एनर्जी ऑफ हीलियम एटम जो है वह भी कितने के बराबर हो? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो। यह कब पॉसिबल है? जब हम लिख लें कि माइनस एंड दिस विल कम, दिस शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? -13.6 Z²/n²। जेड की वैल्यू रख दें -13.6, और जेड की वैल्यू जो है वह कितना है हीलियम के लिए? दैट इज 2, मतलब 2² मतलब 4 होगा ना। तो अब 13.6 हो तो n² की वैल्यू यहां से कितनी होनी चाहिए? n² भी मतलब यह वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? -13.6 के। किसके बराबर? -13। तो n² की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। दिस इंप्लाइज दैट n बराबर 2, है ना। तो एनर्जी ऑफ H एटम इन ग्राउंड स्टेट है ना, दैट शुड बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ हीलियम एटम, है ना, हीलियम प्लस एटम, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। ये कब हमको मिलेगा? जब n की वैल्यू 2 होगी, यानी कि ये जो होगा n बराबर 2 में होगा, है ना। उसी तरह से यह वैल्यू लिथियम के लिए लिखें तो -13.6, तो लिथियम के लिए यहाँ पर कितना आएगा? जेड की वैल्यू 9 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो ये ऊपर 9 होगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो लिथियम +2 के लिए कितना होगा? लिथियम +2 के लिए इतनी एनर्जी जो हाइड्रोजन की होगी दैट विल बी n = 3, है कि नहीं? बराबर यह एनर्जी जो है बेरिलियम के लिए अगर लिखें तो बेरिलियम के लिए एनर्जी कहाँ पे हमको मिलेगी? ग्राउंड स्टेट में जो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी है वह बेरिलियम के किस ऑर्बिट में मिलेगी? n बराबर 4 में। तो अब जरा क्वेश्चन पे ध्यान दें कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब हम 3 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है H एटम के लिए, किसके लिए? H एटम के लिए, है ना। मतलब ये जो हो रहा है और इसके करस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन हो रहा है वह कहां से कहां हो रहा है? n से 3 में। और ये जो होगा कब हमको मिलेगा? यह कब मिलेगा? इतनी एनर्जी हमको कब मिलेगी? जैसे ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखा होगा, देखो ये लिखा हुआ है कि जब 3 से 1 में जा रहा है H एटम में, तो जो एनर्जी हमको मिलेगी, है ना, वह एनर्जी किसके बराबर है? En से E3 में। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ से कि अगर En में अगर एनर्जी लिखें यहाँ पर,
तो दिस एनर्जी इज एक्चुअली, यहां पर अगर ध्यान से देखें तो En से E3 और E3 से E1, यहां से एनर्जी जो है अगर देखें तो 3 से 1 एनर्जी जो मिली वह ये किसके लिए है? H एटम के लिए। तो किसके लिए अगर ध्यान से देखें तो 3 से N से 3, यानी कि यह वैल्यू N से 3 के बराबर है। यह किसके लिए है? X एटम के लिए है, X एटम के लिए है। मतलब इसका मतलब देखो कि हाइड्रोजन एटम का जो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है वह X एटम का थर्ड ऑर्बिट में है। किस में है? थर्ड ऑर्बिट में है। तो X एटम कौन सा होगा? देखो हमने इसके बारे में बात की है। X एटम कौन सा होगा? देखो n बराबर 3 में जो एटम की एनर्जी है वह ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की एनर्जी है। n बराबर 1 में जो एनर्जी हाइड्रोजन एटम की है, लिथियम एटम की कहाँ पे है? थर्ड ऑर्बिट में। मतलब X एटम जो होगा दैट विल बी लिथियम डबली आयनाइज्ड एटम, डबली आयनाइज्ड एटम। इतना तो क्लियर हो गया। अब बात है कि n की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां से हमको ये बात समझ में आ रही है कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट फॉर H एटम is actually equal to energy of 3n for lithium plus 2 एटम। इसका मतलब समझ में आया कि H एटम के n ऑर्बिट में जो एनर्जी होगी लिथियम प्लस 2 एटम के वह 3n ऑर्बिट में होगी। n की वैल्यू 1 रखें तो लिथियम के थर्ड ऑर्बिट में उतनी एनर्जी मिलेगी। n की वैल्यू 2 लें तो लिथियम के 6 ऑर्बिट में उतनी एनर्जी मिलेगी। n बराबर 3 लें तो यहां पर जो होगी वह वैल्यू कितनी होगी? 9 होगी। कितनी होगी? 9 होगी। तो इसका मतलब कि 1 से जब 3 में जा रहा है एटम, कहां से? यहां पर ये देखो 1 से 3 में जा रहा है तो ये 3 में किसके इक्विवेलेंट है? इसके बराबर। तो ये n जो है वह किसके बराबर होगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई n की वैल्यू कितनी? 3। तो ये कितना आ जाएगा? 9। यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 के बराबर। तो इसमें कोई ऑप्शन है? हाँ, ये रहा। ठीक है, तो दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिलेशन को जो है आपको ध्यान में रखना है। ये वाला किसी भी एटम के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं ऑन जनरलाइजिंग। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो उस क्वेश्चन को घर पे करके आना है। ये क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन भी करना है। पॉज करके स्क्रीन जो है आप इसको सॉल्व करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर जो है R है, ये वैल्यू R के बराबर है। ठीक है, 9/400 R है। ये मिसप्रिंटिंग हो गया है। इसको करके आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, ये केवल वोल्ट है। पोटेंशियल की बात कर रहा है तो वो कितना होगा? वोल्ट। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करके आना है नेक्स्ट क्लास में। ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करके आना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके आएंगे।
ठीक है, तो इतने क्वेश्चन जो है आप नेक्स्ट क्लास में जो है सॉल्व करके आएंगे, फिर मैं इनको डिस्कस करूंगा। चलिए, थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।